नमस्कार दोस्तों। किसी गांव में एक सुनार रहता था। अपने काम में बड़ा माहिर था। हर तरफ उसके बनाए जेवरों के चर्चे होने लगे थे। धीरे धीरे उसके पास बहुत सी दौलत जमा हो गई तो उसने अब एक जवान खूबसूरत लड़की से शादी कर ली जिसका नाम मनाहिल था। वह भी सुनार की जाति से संबंध रखती थी। उसका एक पड़ोसी सुनार की बीवी पर आशिक हो गया। वह हमेशा इसी कोशिश में लगा रहता कि किसी तरह सुनार की बीवी से गहरी बातचीत हो जाए, लेकिन मनाहिल ने उसे कभी अपने पास फटकने न दिया। जब पड़ोसी ने देखा कि उसके सारे मकरो फरेब सुनार की बीवी के आगे फीके पड़ गए तो उसने एक नया तरीका यह निकाला कि अब सुनार से दोस्ती पैदा की जाए। पड़ोसी ने सुनार को इतनी चालाकी दिखाई कि सुनार कुछ दिनों में ही पड़ोसी को अपना हमराज मित्र समझने लगा। नौबत यहाँ तक आ गई कि सुनार अब हर राज उस पड़ोसी को बता देता और हर काम को उसकी सलाह के बिना न करता। एक दिन सुनार ने पड़ोसी से कहा, दोस्त, अब मुझे धीरे धीरे कम दिखने लगा है। वैद्य ने बताया है कि जल्दी ही मेरी आंखों की रोशनी चली जाएगी। मेरी बीबी जवान और खूबसूरत है। मुझे डर है कि कहीं मेरी बीबी मेरी इस जमा पूंजी को लेकर भाग न जाए। तुम्हारे अलावा मेरा कोई और खास है भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरी इस जमा पूंजी की हिफाजत हो सके और यह मेरे बुढ़ापे में काम आ सके। चालाक पड़ोसी ने कहा, कई बार मेरे मन में भी ऐसे ख्याल आए हैं, पर मैंने तुम्हें इसलिए नहीं कहा कि कहीं तुम बुरा न मान जाओ। मेरा सोचना है कि तुम जरूरत के रुपये अपने पास रखो और बाकी जमा पूंजी किसी ऐसे आदमी के पास अमानत के तौर पर रख दो जिस पर तुम्हें पूरा भरोसा हो। सुनार ने कहा, मेरे पास 50,000 रुपये नगद हैं और मुझे तुमसे ज्यादा काबिल दोस्त मिल भी नहीं सकता जिस पर मैं एतबार कर सकूं। तुम मेरे पड़ोसी भी हो। जब भी मुझे रुपयों की जरूरत होगी मैं तुमसे आसानी से ले सकूंगा। चालाक दोस्त ने कहा, मैं तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा कि तुमने मुझ पर इतना एतबार किया। मुझसे जो कुछ बन पड़ेगा मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। बेचारा सुनार चालाक पड़ोसी की बातों में आ गया और 50,000 रुपये उसको दे दिए। इस बात की भनक इन दोनों के अलावा किसी तीसरे को न पड़ी। अब इस बात को बहुत समय बीत गया और सुनार की आंखों की रोशनी भी अब बिल्कुल जाती रही थी। एक रोज सुनार ने अपनी बीबी से कहा, तुम मेरे दोस्त के पास जाओ और मैंने उसके पास जो रकम अमानत के तौर पर रखी है उसमें से 1,000 रुपया लाओ। उससे कहना कि मुझे अब 1,000 रुपये की सख्त जरूरत है। मनाहिल पड़ोसी के पास जाकर बोली, मेरे शोहर ने जो आपके पास अमानत रखी है उसमें से 1,000 रुपया मंगवाया है। चालाक पड़ोसी ने पहले तो मनाहिल को बिठाया और फिर कहा, 1,000 रुपये की क्या औकात है? मैं तो तुम पर अपनी जान नौछावर करने को तैयार हूँ। तुम जैसी सुंदर औरत मैंने आज तक नहीं देखी। मैं एक अरसे से तुम पर दिलो जान से मरता हूँ, लेकिन तुमने तो मुझ पर एक नजर भी न डाली। तुम्हारा शोहर अब बूढ़ा हो गया है जो तुम जैसी हसीन औरत के काबिल नहीं रहा। यह कैसे हो सकता है कि तुम उस अंधे और बूढ़े के साथ खुश रह सकती हो? मेरी मोहब्बत में कभी कोई कमी नहीं आएगी। तुम क्यों कभी मुझे अपनी नजरों से नहीं देखती हो? यह सब सुनकर मनाहिल को गुस्सा आया और वह उठकर बोली, तुम एक बेहया आदमी हो, बेहुदे इंसान हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि जिसने तुम पर इतना भरोसा किया और तुम उसी के घर को तोड़ने की बात कर रहे हो। लगता है तुम्हें भगवान का बिल्कुल डर नहीं। यह कहकर मनाहिल वहां से जाने लगी तो पड़ोसी मन ही मन शर्मिंदा होकर गुस्से से बोला, ए बेहुदा औरत, निकल जा मेरे घर से। मुझे नहीं पता कौन तुम्हारा शोहर है और कौन सी अमानत मेरे पास रखवाई है। मनाहिल मायूस होकर घर आ गई और अपने शोहर को बताया कि तुम्हारा दोस्त साफ तौर पर मना कर रहा है
कि तुमने उसके पास अमानत रखवाई थी। सुनार ने कहा, अच्छा तो तुम गांव के प्रधान के पास जाओ और उस पड़ोसी की सारी बात बताओ, वह मेरे रुपए जरूर वापस दिलवा देगा। सुनार की बीवी जब गांव के प्रधान के पास गई तो सारी बात कही तो वह भी सुनार की बीवी पर लट्टू हो गया। प्रधान बोला, मैं अपने सारे काम छोड़कर अभी तुम्हारे काम को करवाता हूँ। भगवान ने चाहा तो तुम्हारा एक एक आना इस आदमी से वापस दिलवाऊंगा। बस तुमसे यह बात पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा आदमी तो बूढ़ा और बीमार है, तुम जैसी सुंदर औरत कैसे उसके पास रहती होगी। अगर तुम मेरी इच्छा मानो तो मैं तुम्हें 5,000 रुपए भी दूंगा और तुम्हारी अमानत भी एक पल में वापस दिलवा दूंगा। सुनार की बीबी मनाहिल बड़ी दुखी होकर बोली, मेरा शोहर जैसा भी है आप उससे मतलब क्यों रखते हैं। मैं आपके पास जिस काम से आई हूँ आप वह कर दीजिए। आप मुझे साफ साफ जवाब दीजिए कि आप ये काम करेंगे या नहीं, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। गांव के प्रधान ने सुनार की बीबी की तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, ए जाने मन, मेरे पास बैठ और अपने सुख दुख की बातें कर। मनाहिल को बड़ा गुस्सा आया और बोली, तुम पर लानत है, तुम इस गांव का भरोसा हो और ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। मेरा शोहर जैसा भी है मैं उसे अपना मालिक समझती हूँ। तुम्हें जिस पद पर राजा ने बैठाया है उसका फर्ज भूलकर पराई औरतों पर बुरी नियत डालते हो। गांव के प्रधान ने जब औरत के मुंह से ये ताने सुने तो वह आपे से बाहर हो गया और कहा, तेरा शोर कहाँ का नवाब है कि जो 50,000 रुपये अमानत के तौर पर किसी दूसरे के पास रखेगा। अभी निकल जा मेरे घर से, फिर कभी इधर आने की जरूरत भी मत करना। मनाहिल बेचारी सुबकती सुबकती अपने घर आई और अपने शोहर से बोली, गांव का प्रधान हमारे मामले में नहीं पड़ना चाहता है। सुनार बेचारा यह सुनकर हैरान रह गया। थोड़ी देर बाद वह बोला, तू थानेदार के पास जा और उससे यह बता कि शायद वह हमारे पैसे वापस दिलवा दे, क्योंकि मैं समय समय पर उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें तैयार करता रहा हूँ और मजदूरी के तौर पर कुछ भी नहीं लिया मैंने। मुझे विश्वास है कि वह मेरी खिदमत को भूला नहीं होगा। सुनार की बीबी बोली, मुझे नहीं लगता कि वह हमारा काम कर देगा, पर इसे भी आजमा कर देख लेते हैं। सुनार की बीबी अब थानेदार के पास पहुंच गई। थानेदार ने मनाहिल को देखा तो देखता ही रह गया। फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है। सुनार की बीबी ने अपनी सारी कहानी सुनाई। थानेदार ने बड़े ध्यान से सारी बात सुनी और कहा, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस दिलाऊंगा और उस पड़ोसी को ऐसी सजा दूंगा कि जीवन भर याद रखेगा, पर तुम्हें आज मेरे मकान पर रहना पड़ेगा और मेरे दिल को सुकून देना पड़ेगा। सुनार की बीवी को बड़ा गुस्सा आया और उसे हजारों गालियां दी। जो मुंह में आया वह कह दिया और वह जल्दी जल्दी अपने घर आई। घर आकर अपने शोहर के पास बैठकर रोने लगी। वह कहने लगी, अब हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, सब्र करो और अपना समय किसी तरह भी काटो। थोड़ी देर तो सुनार चुप रहा, फिर मेहनत की कमाई को ऐसे ही कैसे जाने देता। थोड़ी देर बाद बोला, ऐसे तो मुझे सब्र न आएगा, कुछ तो हमें सोचना ही पड़ेगा। मनाहिल ने कहा, क्या कर सकते हैं हम अब। सुनार ने कहा, अब तुम शहर के प्रधान के पास जाओ, शायद वहीं हमें हक दिलवा सके। सुनार की बीवी अब शहर के प्रधान के पास जा पहुंची, मगर वहां भी वही बात पेश आई जो गांव के प्रधान और थानेदार के यहाँ हुई थी। वापिस आकर मनाहिल ने अपने शोहर को समझाया कि तुम अपने 50,000 रुपये का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, अब हमें हमारे पैसे नहीं मिल सकते। सुनार बेचारे की आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगा, मैं 50,000 रुपये मैंने बड़ी मेहनत से जमा किए थे ताकि बुढ़ापा आराम से काट सकूं। अब तो मैं चाहता हूं कि भगवान मुझे जल्दी से उठा ले। अब मनाहिल अपने शोहर की इस हालत पर बड़ी दुखी हुई और मन ही मन विचार करने लगी कि भगवान ने अगर मेरा साथ दिया तो मैं उन सब से ऐसा बदला लूंगी कि वे पूरी जिंदगी इस बात को भूल नहीं पाएंगे
कि उनका पाला एक ऐसी औरत से पड़ा था। उसने अपने शौहर से कहा, तुम कुछ दिनों के लिए मेरे मायके चले जाओ। मैंने एक तरकीब निकाली है कि इन सभी को ऐसा मजा चखाऊंगी कि तमाम उम्र नहीं भूलेंगे। यह कहकर सुनार की बीबी बाजार गई और एक संदूक बनाने वाले से कहा कि एक बड़ा सा संदूक बना दो जिसमें 3 बड़े बड़े खाने हों, ताकि उनमें एक आदमी आराम से बैठ सके और हर खाने का कुंडा अलग अलग होना चाहिए। दुकानदार ने कहा, आज शाम तक आपके घर संदूक पहुंच जाएगी। तो सुनार की बीवी संदूक वाले से पैसे देकर अपने घर वापस आ गई और अपनी नौकरानी को पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करने के लिए कहा। शाम को संदूक बनकर घर आ गई। अब मनाहिल खूबसूरत कपड़े पहनकर साजो श्रृंगार करके उस चालाक पड़ोसी के पास गई, जिसके पास सुनार ने 50,000 रुपए अमानत के तौर पर रखवाए थे। मनाहिल पड़ोसी को जाकर बोली, तुम बड़े ही अच्छे इंसान हो। उस दिन मैंने तुम्हें बड़ी कड़वी बातें सुनाई। बाद में मुझे समझ आया कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बड़ा रंज है। मुझे मेरे कसूर की जो भी आप सजा दोगे मुझे मंजूर है। मैं तुम्हारी तबीयत खुश करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें सुबह मेरे घर भोजन करने का न्योता देने आई हूँ। तुम सुबह घर आना और मुझे शुक्रिया का मौका देना। चालाक पड़ोसी बड़ा खुश हुआ और बोला, ए हसीना, मुझसे बड़ा कसूर हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी की। तुम मुझे अपना गुलाम समझना। मैं सुबह तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा और जो तुम्हारी आज्ञा हो उसे दिलो जान से पूरी करूंगा। मनाहिल वहां से सीधी अब गांव के प्रधान के पास गई और उससे कहा कि मैं जब से यहाँ से गई हूँ मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि उस दिन मेरी जुबान से इतनी बुरी बातें निकली। उस दिन एक बार तो सोचा कि मैं तुमसे माफी मांग लूं, मारे शर्म के वापिस न आ सकी, आखिर रह न सकी। मैं तुम्हारी कसूरवार हूँ, माफी के लायक भी नहीं हूँ। मैं आपको अपने घर खाना खिलाना चाहती हूँ ताकि मेरे मन का रंज जो भरा है वह कुछ कम हो सके। फिर वह गांव के प्रधान के हाथ को पकड़कर बोली, बोलो तुम कल आओगे ना मेरे घर खाने। प्रधान बोला, तुमने मुझे बुलाया और मैं ना आऊं, बल्कि मैं तो खुद शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें उस दिन बुरे बुरे शब्द कहे। मनाहिल अब सीधी थानेदार के पास पहुँची और वहाँ जाकर बोली, सारी उम्र मैं तुम्हारी गुलामी करूंगी, आप बस मेरा उस दिन का कसूर माफ करें। थानेदार ने कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी गुलाम नहीं, तुम मेरी रानी हो, मेरे दिल का सुकून हो। मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं। मनाहिल बोली, मैं तब मानूंगी कि आपने मुझे माफ कर दिया कि जब आप कल मेरे घर सुबह भोजन करने आएंगे। थानेदार ने कहा, तुम्हारा हुक्म मैं कैसे टाल सकता हूँ, सुबह मैं पहुँच जाऊंगा। अब मनाहिल सीधे शहर के प्रधान के पास पहुँची और पैर पकड़कर बोली, मुझे माफ कर दें साहब, मैंने उस दिन जो कहा उसका मुझे बड़ा पछतावा हो रहा है। मेरी हरकत पर मुझे बड़ी गलानी हो रही है। आपके लिए कल सुबह मेरे घर पर भोजन का इंतजाम किया है। आप अगर आएंगे तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी। शहर का प्रधान यह सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, मैं सुबह पहुंच जाऊंगा, पर तुम दुखी या उदास बिल्कुल न हो। मैं तो उन बातों को कब का भूल चुका हूँ। अब मनाहिल खुशी खुशी अपने घर आई और अपनी नौकरानी के साथ कल की तैयारियों में जुट गई। उसने अपने घर को खूब सजाया, बहुत सी मिठाइयाँ तैयार की। उधर उस रात उन सभी चारों को, पड़ोसी, गांव का प्रधान, थानेदार, शहर का प्रधान, सबको सारी रात नींद न आई। रात भर पलंग पर पड़े सोचते रहे कि कल की कब सुबह हो और सुनार की बीबी का दीदार हो सके। सुनार की बीबी ने सुबह जल्दी से उठकर नहाकर सुंदर सी साड़ी पहनी और अपने आप को खूब सजाया संवारा। अब पड़ोसी भी अच्छी सी पोशाक पहनकर, शरीर पर खुशबू वाला इत्र लगाकर और जेब में 1000 रुपए डालकर आ गया। सुनार की बीबी ने पड़ोसी का स्वागत किया और अंदर के कमरे में बैठा दिया। उसके सामने मेवे, चाय, शरबत पेश किए।
फिर मनाहिल और चालाक पड़ोसी बैठकर खाना खाने लगे। फिर जब खाना खाया तो मनाहिल ने कहा, आज तुम्हें यहीं रहना है। तुम अपनी कीमती पोशाक उतारकर एक तरफ रख दो, कहीं ये खराब न हो जाए। पड़ोसी ने अपने कपड़े उतार दिए। अब मनाहिल के सिखाए के मुताबिक नौकरानी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो मनाहिल बोली, कौन है? तो नौकरानी ने कहा, आपका भाई आया है। मनाहिल ने घबराने का नाटक किया और पड़ोसी से कहा, मैं अभी अपने भाई को जैसे तैसे वापस भेजकर आती हूँ। पड़ोसी ने कहा, अब मुझसे तुम्हारी जुदाई एक पल भी नहीं सही जा सकती। तुम देर न लगाना मेरी जान, जल्दी आना। मनाहिल उस कमरे से निकली और उस कमरे की कुंडी लगाकर उस 3 खाने वाली संदूक को नौकरानी की मदद से उस कमरे के बराबर में रखवा लिया। इतनी देर में गांव के प्रधान ने दरवाजे पर दस्तक दी। मनाहिल ने दरवाजा खोला और प्रधान का हाथ पकड़कर अंदर ले आई। फिर उसके लिए खाना मंगवाया और मोहब्बत की 2-4 बातें हुई। फिर मनाहिल ने कहा कि आज आपको यहीं ठहरना पड़ेगा। आप अपने कपड़े उतारकर आराम से बैठ जाएं और अपना ही घर समझें। गांव के प्रधान ने 1000 रुपए मनाहिल को दिए और कहा, ये रखो, मेरी तरफ से भेंट है तुम्हारे लिए। मनाहिल ने एक सुंदर सा पलंग बिछवाया और दोनों मीठी मीठी बातें करने लगे कि थानेदार ने दरवाजा खटखटा दिया। मनाहिल ने कहा, कौन है? थानेदार बोले, मैं हूँ थानेदार। अब गांव का प्रधान घबरा उठा और बोला, ये यहाँ क्यों आया है? मनाहिल बोली, आप फिक्र न करें, ये मेरे शोहर के दोस्त हैं। उसका हाल चाल पूछने अक्सर आ जाते हैं, जल्दी ही चले जाएंगे। गांव के प्रधान ने कहा कि मैं इस हाल में क्या करूं? औरत ने कहा, इस संदूक के एक खाने में छिपकर बैठ जाओ। गांव का प्रधान उस संदूक के खाने में बैठ गया। संदूक के उस खाने को जल्दी से बंद किया और ऊपर से ताला लगा दिया। अब मनाहिल दरवाजे पर गई और थानेदार के गले में हाथ डालकर उसे अंदर ले आई। अंदर लाकर थानेदार को मनाहिल ने सोफे पर बैठाया और कहा, आपने मुझे इस लायक समझा कि आप यहाँ आए। फिर मनाहिल ने खाना मंगवाया और थानेदार को खाना खिलाया। फिर मनाहिल बोली, आप बेफिक्र होकर लेट जाएं, मगर अपने कपड़े उतार दें, क्योंकि आज रात को आपने यहीं ठहरना होगा। थानेदार ने कहा, मैं यह सब करूंगा, बस तुम मेरे पास बैठ जाओ। थानेदार ने कपड़े उतारे और मनाहिल को पकड़ा दिए। इसी दौरान शहर के प्रधान ने दरवाजे पर दस्तक दे दी। मनाहिल ने पूछा, कौन है? तो जवाब में उसने कहा, मैं शहर का प्रधान हूँ। थानेदार शहर के प्रधान की आवाज सुनकर घबरा गया और बोला, यह यहाँ क्यों आया है? अगर इसने मुझे देख लिया तो मेरा घर मेरी जिंदगी भी उजड़ जाएगी। मनाहिल बोली, आप फिक्र न करें, ये मेरे शोहर का हाल पूछ कर चले जाएंगे। तब तक आप आराम से इस संदूक के खाने में छिप जाएं। थानेदार जैसे ही संदूक के खाने में जाकर बैठा, मनाहिल ने उसे भी बंद करके ताला जड़ दिया। अब मनाहिल दरवाजे पर गई तो शहर का प्रधान खूबसूरत पोशाक पहने शौक से खड़ा था। मनाहिल ने कहा, मैं कब से आपकी राह देख रही हूँ, सब ठीक तो है? शहर का प्रधान बोला, मुझे पूरी रात तुम्हारी याद में नींद न आई। रात के तीसरे पहर मेरी आंख लग गई तो सुबह जरा देरी से उठा, इसलिए तुम्हारा दीदार करने में देरी हो गई। मुझे माफ करना कि मेरे कारण तुम्हें कुछ तकलीफ हुई हो। मनाहिल ने कहा, अरे आप इतना ना सोचें, जल्दी से अंदर आएं, बस आप आ गए हैं तो मैं फूली नहीं समा रही हूँ। ये सब बातें सुनकर शहर के प्रधान को यकीन आ गया कि यह औरत मुझे दिलो जान से चाहने लगी है। मनाहिल ने उसे भी खाना खिलाया और मीठी मीठी बातों में उलझाकर कपड़े उतरवा कर नौकरानी को दे दिए। शहर के प्रधान ने 5000 रुपए मनाहिल को दिए और कहा, मेरे दिल का सुकून, मेरी मुराद पूरी करो। मनाहिल बोली, आज का दिन और रात आपके लिए ही है, आप सब्र तो रखें। दोनों बातें करने में मग्न थे कि नौकरानी ने बाहर जाकर दरवाजा खटखटा दिया। मनाहिल ने पूछा तो नौकरानी बोली, मालकिन आपका भाई आया है। मनाहिल ने फिर थोड़ा घबराने का नाटक किया
और शहर के प्रधान से कहा, मैं अपने भाई को वापस भेजकर अभी आती हूँ, आप इस संदूक में छिप जाएं, क्या पता मेरा भाई अंदर भी आ जाए। शहर का प्रधान संदूक के तीसरे खाने में जाकर बैठ गया और मनाहिल ने उसे भी बंद करके ताला जड़ दिया। अब मनाहिल ने इन तीनों को संदूक में बंद कर दिया तो वह अंदर के कमरे में जा पहुंची जहां चालाक पड़ोसी बैठा था। मनाहिल ने पड़ोसी के हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, मुझसे अब फिर कसूर हो गया, माफ करना, मेरा भाई जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। हजारों तरकीब निकाली पर वह अब गया है। चालाक पड़ोसी ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, बस मुझसे तुम्हारी जुदाई सही नहीं जाती, भगवान के लिए अब तुम कहीं चली मत जाना। मनाहिल ने कहा, मैं तो तुमसे ज्यादा बेकरार हूँ। मनाहिल अब पड़ोसी को कमरे से बाहर लाई और बोली, ये देखो कितना सुंदर पलंग है, खास आपके लिए ही है। पड़ोसी ने कहा, तुम बातें मत बनाओ, अब मेरे पास आओ, मैं बड़ा बेताब हूँ। मनाहिल ने कहा, तुम बड़े बेसब्री हो, मैं तुम्हें खुद यहाँ लाई हूँ। तुम्हें अपनी तो खूब पड़ी है, पर तुम्हें मेरे 50,000 रुपए का फिक्र है या नहीं? तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी और तुम मेरे रुपए लौटाओगे। पड़ोसी ने कहा, मैं कब मुकरा हूँ अपने वादे से, तुम ताना क्यों देती हो? मैं तुम्हारे पैसे जरूर दूंगा और अपने पास से भी दूंगा, मगर अब तुम देर ना करो, जल्दी मेरे पास आओ। मनाहिल बोली, आप मुझे इतनी बेवकूफ भी न जानो, मुझे पता है जब तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी तो तुम्हारी नजरों में मेरी कोई अहमियत न रहेगी, ना पता तुम मना भी कर दो। इसलिए आपसे मेरी यह विनती है कि जैसे मैं अपना वादा पूरा करने को तैयार हूँ, तुम भी वे 50,000 रुपए मंगवा कर मेरे सामने रख दो। पड़ोसी मदहोश होकर बोला, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि शाम को तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। मनाहिल बोली, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, मगर तुम अपने मुंह से ये इकरार करो कि हमने तुम्हारे यहाँ अमानत रखी है और तुम जरा भी उन्हें देने में देर न करोगे। यहाँ जो चीज मौजूद है ये सब इसकी गवाह हैं। चालाक पड़ोसी ने वह सब बोल दिया जो मनाहिल ने उससे बुलवाया था। अब मनाहिल उसे अंदर कमरे में बैठाकर उसकी गालों को कचौटी काटकर कहा, मैं अभी दरवाजा बंद करके आती हूँ। मनाहिल बाहर आकर अपने दूसरे 2-4 पड़ोसियों को इकट्ठा करके बोली, मेरे घर में एक चोर घुस आया है, उसकी गिरफ्तारी के लिए आप मेरी मदद करें। नौकरानी ने जब देखा कि सुनार की बीबी यानी अपनी मालकिन 2-4 लोगों के साथ आ रही है तो मनाहिल के सिखाए के अनुसार जोर जोर से शोर मचाने लगी कि चोर आया है, चोर आया है। वे सभी लोग भागकर अंदर आ गए। देखा तो पड़ोसी नंगे बदन लंगोट बांधे दुबक कर बैठा है। सब के सब उस पर टूट पड़े, सब उसको लात घुस्सों से मारने लगे। उसे इतना मारा कि वह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद जब वह उठकर भागकर अपने घर की तरफ गया तो दूसरे पड़ोसियों ने उसे पहचान लिया। अब तो दूसरे पड़ोसियों ने और अधिक बढ़ चढ़कर सुनार की बीबी की मदद की। सभी मनाहिल के साथ उस पड़ोसी को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा के पास जाकर सुनार की बीबी बोली, महाराज, इस आदमी ने हम पर बड़े जुल्म किए हैं। मेरे शोहर ने इसके पास 50,000 रुपए अमानत के तौर पर रखवाए थे, अब ये देने से साफ साफ मुकर गया है। राजा ने कहा, तुझे मेरे पास लाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें इसे अपने गांव के प्रधान के पास ले जाना चाहिए था। सुनार की बीबी ने कहा, महाराज, वह मुझे नहीं मिला। राजा ने कहा, तो फिर इसे थानेदार के पास ले जाती। सुनार की बीबी ने कहा, वे भी नहीं मिले। राजा ने कहा, तो फिर इसे शहर के प्रधान के पास ले जाना चाहिए था। सुनार की बीबी ने कहा, जी वे भी मुझे नहीं मिले, वे भी गायब हैं। राजा ने कहा, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि तीनों ही एक साथ गायब हैं। राजा बोला, तू झूठ बोल रही है, भला ये कैसे हो सकता है, सभी एक साथ गायब हों। राजा ने अपने 2 सिपाहियों को कहा कि इस औरत को मेरे सामने से हटा दो। तभी सुनार की बीबी ने कहा, महाराज, आप एक बार हकीकत का पता तो कर लीजिए, मुझ पर झूठा इल्जाम न लगाएं। अगर मेरी बात झूठी निकले तो मुझे आप जो सजा देंगे मंजूर होगी। राजा ने कहा, ठीक है, मगर याद रखना, तेरा बयान झूठा निकला
तो तुझे सख्त सजा मिलेगी। राजा के हुक्म के मुताबिक चौकीदार दौड़ा गया और वापिस आकर बताया कि राजा साहब, यह औरत सच कह रही है, सच में तीनों ही मौजूद नहीं है। राजा पहले तो हैरान हुआ और फिर उस चालाक पड़ोसी से कहा, सच बता कि तुझे इस औरत के रुपए देने हैं या नहीं। चालाक पड़ोसी ने इनकार किया तो राजा ने औरत से कहा, तुम्हारे पास इस बात का कोई गवाह है कि इसने तुम्हारे 50,000 रुपए देने हैं? औरत कहने लगी, मेरे पास इस बात का गवाह है, मगर आपको मेरे साथ एक बैलगाड़ी मेरे घर भेजनी होगी। राजा ने कहा, तू जो चाहे वह कर, मगर गवाह पेश कर। सुनार की बीबी राजा के सिपाहियों के साथ एक बैलगाड़ी में उस संदूक को लेकर वापिस आ गई तो राजा ने कहा, कहाँ है तुम्हारा गवाह? औरत बोली, ये संदूक ही मेरा गवाह है। राजा ने कहा, शायद तू पगला गई है, भला संदूक भी गवाही दे सकती है? औरत बोली, महाराज, थोड़ी सूखी घास मंगवाकर इस संदूक के चारों ओर आग लगवा दो तो यह संदूक जरूर गवाही देगी। राजा के हुक्म के मुताबिक संदूक के चारों ओर आग जलवा दी। तब राजा से औरत ने कहा, अब पूछो राजा साहब। राजा ने संदूक की ओर देखकर कहा, क्या इस आदमी ने इस औरत के 50,000 रुपए देने हैं या नहीं? तब तक संदूक भी अंदर से खूब गर्म होने लगी थी। संदूक के अंदर से एक साथ 3 आवाजें आई, महाराज, हम गवाह हैं कि इस चालाक ने इस औरत को 50,000 रुपए देने हैं जो इसके पास इस औरत के शोहर ने अमानत के तौर पर रखवाए थे। राजा ने कहा, तुमने खूब तमाशा दिखा दिया, अब सारी कहानी सच सच बताओ। औरत ने कहा, महाराज, इस संदूक के ताले खुलवा दीजिए। राजा ने ऐसा ही किया तो तीनों खानों में से गांव का प्रधान, थानेदार और शहर का प्रधान नंगे बदन लंगोट बांधे निकले। सभी शर्म के मारे सिर झुकाए खड़े थे। हालत ऐसी कि काटो तो बदन में खून नहीं। राजा ने औरत से कहा, तुम हमें शुरू से आखिर तक की पूरी कहानी बताओ। सुनार की बीबी ने सारी बात राजा से कह सुनाई। सभी ने औरत की चालाकी और हिम्मत की तारीफ की। चालाक पड़ोसी की तमाम दौलत औरत को दे दी और उसे राजा ने जेल में बंद कर दिया। गांव के प्रधान, थानेदार और शहर के प्रधान का मुंह काला करके पूरे शहर में घुमाया। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।